CEW 101 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मेजरमेंट की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको यूनिट 1 के चौथे लेसन के बारे में बताएंगे, जिसका टॉपिक है संधारित्र तथा प्रेरक का अध्ययन, स्टडी ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर। अब तक आपने पढ़ा था कि जब किसी प्रतिरोध में धारा बहती है तो उसमें ऊर्जा व्यय, एनर्जी लॉस होता है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें धारा प्रवाहित होने पर शक्ति व्यय नहीं होता। ये एलिमेंट्स शक्ति व्यय के स्थान पर शक्ति अपने अंदर एकत्रित कर लेते हैं। कैपेसिटर और इंडक्टर इसी प्रकार के एलिमेंट्स हैं। इस अध्याय में हम इन्हीं के विषय में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य: स्थिर विद्युत आवेश। कूलम के स्थिर विद्युत के नियम, संधारित्र की धारिता, उसमें एकत्रित होने वाली ऊर्जा, संधारित्र के उपयोग, प्रेरकत्व और उनकी इकाई, फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम, प्रेरक के प्रकार और उसमें एकत्रित ऊर्जा। सबसे पहले पढ़ेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिकल चार्ज। इसके बारे में आपने शुरू में पढ़ा था और उसके कुछ चित्र भी देखे थे। देखिए इस चित्र में ये जो छोटी बच्ची है, इसके बाल खड़े हो गए हैं क्योंकि जिस बॉडी के अंदर, जो प्लास्टिक की बॉडी है जहाँ पे बैठी हुई है, वहाँ पर उसके ऊपर चार्ज है, जिसकी वजह से इसके बाल जो हैं वो खड़े हो गए। अब इस चित्र में देखिए कि एक गोले के ऊपर चार्ज है और वो चार्ज धीरे धीरे दूसरे गोले के ऊपर पहुंच रहा है। इस तरह से ये चार्ज जो है इस गोले पर जा रहा है। तो ये चार्ज जो है वो स्टैटिक चार्ज है। देखा जाता है कि जब कांच, एबोनाइट या प्लास्टिक जैसे कुचालकों को फलालेन या रेशम से रगड़ा जाता है तो वह कागज व अन्य पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जैसे इस चित्र में देखिए, एक प्लास्टिक की बॉल है, उस पर कुछ चार्ज है, जिसकी वजह से इस लड़की के जो बाल हैं वो उसकी तरफ खींच रहे हैं। इंसुलेटर को फलालेन से रगड़ने से स्थायी विद्युत उत्पन्न होता है, जिसके कारण वे आवेशित हो जाते हैं। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी के अनुसार जब दो पदार्थ आपस में रगड़े जाते हैं तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन्स हटकर दूसरे पदार्थ के इलेक्ट्रॉन्स से मिल जाते हैं। जैसे देखिए इस चित्र में दिखाया गया है कि एक जगह के इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और दूसरे जगह पे जाकर ये मिल रहे हैं। इस प्रकार जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन्स पाता है उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है तथा जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन्स खोता है उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है। देखिए इस चित्र में Q1 प्लस है, जहाँ से आवेश बाहर निकल रहा है तो इस पर धन आवेश आ गया, और जो इस चार्ज को ग्रहण कर रहा है ये माइनस Q है, इस पर चार्ज जो है वो नेगेटिव है।
यह तब तक बना रहेगा जब तक वह किसी बाहरी साधन से हटा न दिया जाए। इस प्रकार जो विद्युत उत्पन्न होती है वह स्थायी विद्युत कहलाती है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, इसमें एक एलिमेंट है A जिसके ऊपर कुछ चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसकी वजह से जो इसके पास एलिमेंट रखा गया B, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। जो पास का सिरा है उस पर नेगेटिव चार्ज है और जो दूर का सिरा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। देखिए सेकंड फिगर में जब B को हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, एक तार के द्वारा ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है, तो इसके ऊपर जो आवेश था, जो चार्ज था, वो चार्ज हटके वहां से चला गया। अब आपको बताएंगे कि कूलम्ब्स के नियम, कूलम के विद्युत के नियम, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके दो नियम हैं। पहला नियम, समान आवेश के कण आपस में विकर्षित होते हैं और असमान आवेश के कण आपस में आकर्षित होते हैं। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, इसमें दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये आपस में अट्रैक्शन हो रहा है, आपस में एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं। उसी तरह से नीचे चित्र में देखिए, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज के दो पार्टिकल्स पास पास रखे गए हैं, तो वो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, रिपल्शन है। तो इस तरह से समान आवेश के कण जो हैं उसमें रिपल्शन होता है और जो असमान होते हैं उसमें अट्रैक्शन होता है। दूसरा नियम, इस नियम के अनुसार पहला, दो आवेश बिंदुओं के बीच का बल उनके आवेश के सामर्थ्य के समानुपाती होता है। अगर दो आवेश के कण हैं Q1 और Q2, तो उनके बीच में जो बल है उसका मान F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। अब दूसरा नियम है, अगर दो आवेशित बिंदुओं के बीच का बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। जैसे अगर दो कणों के बीच का डिस्टेंस d है तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/d²। और दो आवेशित बिंदुओं के बीच का बल उस मीडियम की प्रकृति, नेचर पर भी निर्भर करता है जिस माध्यम में वे रखे गए हैं। बल का सूत्र, रिलेशन ऑफ फोर्स। माना कि दो आवेशित कण Q1 और Q2 के बीच की दूरी d है और उसके बीच का बल F है, तो अब इस डायग्राम में देखिए दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 जो d डिस्टेंस पे रखे गए हैं। तो इनके बीच में जो बल है, जो फोर्स है, उसकी वैल्यू F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई d², जहाँ Q1 Q2 जो है वो चार्ज्ड हैं और d जो है उनके बीच की दूरी। यहाँ K एक नियतांक है जिसका मान उस माध्यम पर निर्भर करता है जिसमें वे दोनों आवेशित कण रखे गए हैं। इकाई आवेश, यूनिट चार्ज। अगर दो इकाई आवेश के कण 1 मीटर की दूरी पर निर्वात स्थान में रखे हों और उनके बीच का बल 9 × 10⁹ न्यूटन्स हो, तो यह इकाई आवेश 1 कूलम कहलाता है। निर्वात में परमिटिविटी का मान ε0 इज इक्वल टू 8.854 × 10⁻12 फेरेड्स मीटर होता है। संधारित्र, कैपेसिटर।
और जिसको कंडेंसर भी कहते हैं। अब हम आपको चित्र दिखाते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के कंडेंसर्स हैं जो कि आपने देखे होंगे। देखिए, ये एक कैपेसिटर या कंडेंसर है जो कि आप देख रहे हैं सामने। इसके 2 टर्मिनल्स हैं और इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसकी जो वैल्यू है वो 10 माइक्रोफैरेड्स की है और जो 440 वोल्ट एसी पर काम करता है। देखिए, ये और सिरेमिक कैपेसिटर्स हैं, इसमें भी कैपेसिटर दिखाया गया है जो कि अलग तरह की शेप का है। देखिए, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है जिसमें एक टर्मिनल इसका पॉजिटिव होता है, एक टर्मिनल नेगेटिव होता है। पॉजिटिव को एनोड कहते हैं और नेगेटिव को कैथोड। और इसका जो सिंबल है वो इस तरह से होता है, एक सीधी प्लेट होती है और एक प्लेट थोड़ी सी घूमी हुई होती है। जब किसी धातु की 2 प्लेटों के बीच में कुचालक या पाराविद्युत रखा जाए तो वह एक संधारित्र की तरह कार्य करने लगता है। इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, इसमें 2 प्लेट्स हैं, एक प्लेट 1 एक प्लेट 2 और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है रखा गया है। तो इस तरह से ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन जाता है। संधारित्र आवेशित होने पर स्थैतिक विद्युत ऊर्जा को एकत्रित करता है तथा अनावेशित होने पर वह उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है और कुछ समय पश्चात इस ऊर्जा का क्षय हो जाता है। यदि संधारित्र की 2 प्लेटों में से एक को Q इकाई आवेश देते हैं तथा दोनों प्लेटों के बीच V इकाई विभवांतर स्थापित हो जाता है, तब जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, इस पे एक प्लेट पर हमने Q चार्ज दिया है और इन प्लेट्स के बीच का जो वोल्टेज है वो V है। तब हम ये कह सकते हैं कि Q का जो मान है Q इज इक्वल टू C इंटू V और C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V, जहाँ C धारिता कैपेसिटी, Q आवेश चार्ज और V विभवांतर वोल्टेज डिफरेंस। तो इस तरह से किसी कैपेसिटर में जो रिलेशन है Q और C और V में, Q इज इक्वल टू CV या C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V। इस प्रकार धारिता कैपेसिटी वह आवेश है जो एक इकाई विभवांतर स्थापित करने के लिए आवश्यक होती है। धारिता की इकाई कूलम्स प्रति वोल्ट भी है, जिसे फैरेड्स भी कहा जाता है। SI सिस्टम में धारिता की इकाई फैरेड है। देखिए, यहाँ पर एक कैपेसिटर दिखाया गया है और इसमें 2 टर्मिनल्स हैं। इस पे देखिए कैपेसिटर लिखा हुआ है 10 माइक्रोफैरेड्स। एक और चित्र देखिए, इसमें भी कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है 4.7 माइक्रोफैरेड्स। ये भी अलग तरह का कैपेसिटर है। इस चित्र में देखिए ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो वेरिएबल है और यहाँ पर एक डिजिटल इंडिकेटर लगा हुआ है, मॉनिटर लगा है, जिसमें इसकी वैल्यू जो है वो दिखाई दे रही है 13.6 माइक्रोफैरेड्स का है। इसी तरह से ये एक और कैपेसिटर है जो आपने देखा होगा अक्सर पंखों में, जो सीलिंग फैन आप यूज़ करते हैं घरों में, उसमें इस तरह का कैपेसिटर लगा होता है। क्योंकि फैरेड एक बड़ा मापक यूनिट है, इसलिए इसको छोटी इकाइयों में लिखा जाता है, जैसे माइक्रोफैरेड, नैनोफैरेड्स तथा पिकोफैरेड्स इत्यादि।
संधारित्र कई तरह के होते हैं, जैसे गोलाकार, बेलनाकार, समानांतर प्लेट आदि। अब आपको हम चित्र दिखाते हैं। देखिए, इस चित्र में कई प्रकार के कैपेसिटर दिखाए गए हैं। कुछ सिलिंड्रिकल हैं, कुछ फ्लैट हैं, सीधे हैं, पैरेलल प्लेट हैं, कुछ सिरेमिक टाइप के कैपेसिटर्स हैं, अलग अलग तरह की शेप्स हैं। इस चित्र में भी देखिए अलग अलग शेप्स के कैपेसिटर्स दिखाए गए हैं। इस चित्र में जो आप कैपेसिटर्स देख रहे हैं, ये पावर कैपेसिटर्स हैं जो कि ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करते हैं, ज़्यादा कैपेसिटी के होते हैं। इनका प्रयोग जो है हाई वोल्टेज पर किया जाता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर है जो कि छोटी वैल्यू का है। इसमें आप देखिए जहाँ गोला दिखाई दे रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप के कैपेसिटर्स हैं जिसमें एक सिरा पॉजिटिव होता है और दूसरा सिरा उसका नेगेटिव होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो धारिता का मान बढ़ जाता है और कम करने पर धारिता का मान कम हो जाता है। इस चित्र में दो पैरेलल प्लेट्स दिखाई गई हैं जिनका जो एरिया है, क्षेत्रफल A है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है। तो अगर एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और डिस्टेंस के ऊपर देखिए अगर प्लेटों के बीच की दूरी D बढ़ाई जाए तो धारिता का मान कम हो जाता है, और दूरी कम करने पर धारिता का मान बढ़ जाता है। तो रिलेशन है कैपेसिटेंस C = ε0 A/D, जहाँ A जो है एरिया है और D डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस कम होता है तो कैपेसिटेंस बढ़ता है, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो कैपेसिटेंस कम होता है। देखिए, इस चित्र में कई तरह के कैपेसिटर्स के सिंबल्स दिखाए गए हैं। पहला है कैपेसिटर जो कि फिक्स्ड वैल्यू का है। दूसरा कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक है, हालांकि वैल्यू इसकी भी फिक्स्ड है, लेकिन इसमें पोलैरिटीज़ अलग अलग हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। उसके बाद आपको वेरिएबल कैपेसिटर दिखाया गया है जिसका मान जो है वो वेरिएबल है, और आखिरी में जो कैपेसिटर है वो एडजस्टेबल है, इसकी वैल्यू जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, इस चित्र में जो कैपेसिटर्स आप देख रहे हैं ये हाई वोल्टेज कैपेसिटर है जिसका मान बहुत ज़्यादा है, और ये काफ़ी हाई वोल्टेज जो कि किलो वोल्ट्स में है उस पर ये काम करता है। अगला टॉपिक है संधारित्र में एकत्रित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। जैसा कि हमें पता है कि जब भी किसी कैपेसिटर को सर्किट में लगाते हैं तो ये एनर्जी को अंदर स्टोर कर लेता है। तो इसमें देखिए, जब किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं तो उसमें एक ऊर्जा एकत्रित हो जाती है जिसका मान संधारित्र की धारिता तथा विभवांतर पर निर्भर करता है, और इसका सूत्र है संधारित्र में एकत्रित ऊर्जा = ½ CV², जहाँ पे C इसका कैपेसिटेंस है और V जो है उसका वोल्टेज है। संधारित्र के उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर। अब आपको बताया जाएगा कि ये संधारित्र के क्या क्या उपयोग हैं, किस जगह पर इनका प्रयोग होता है। पहला, यह AC परिपथ का शक्ति गुणांक सुधारने के काम आता है, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने में काम आता है। दूसरा, सिंगल फेस मोटर को स्वचालित करने में काम आता है, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग करने में काम आता है। तीसरा, इसका प्रयोग फिल्टर परिपथ में भी होता है, तो इसका प्रयोग जो है, इसका एप्लीकेशन फिल्टर्स के तौर पे भी फिल्टर की तरह से सर्किट्स में यूज होता है। और आखिरी, फैक्ट्रियों में इसका उपयोग
संपूर्ण विद्युत भार का शक्ति गुणांक सुधारने के लिए किया जाता है। और चौथा है फैक्ट्रियों में पावर फैक्टर का जो इम्प्रूवमेंट है, जो लोड का पावर फैक्टर है उसको बढ़ाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये चित्र है जिसके अंदर फिल्टर के तौर पर ये कैपेसिटर्स, ये जो नीले रंग के दिखाई दे रहे हैं ये कैपेसिटर्स हैं जो कि सर्किट में फिल्टर के काम के लिए प्रयोग किए गए हैं। उसी तरह से ये चित्र देखिए, इसमें बहुत सारे आपको कैपेसिटर्स दिखाई दे रहे हैं। इनको बोलते हैं कैपेसिटर बैंक, जो कि पावर सप्लाई, जो कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो मेन पावर सप्लाई है, जो लोड है, उसका पावर फैक्टर इम्प्रूव करने में इनका प्रयोग किया जाता है। अब अगला टॉपिक है प्रेरकत्व, इंडक्टेंस। अब आपको बताया जाएगा इंडक्टेंस क्या होता है। अब देखिए, किसी कुंडली में एसी प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित हो जाता है और फैराडे के नियमानुसार एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। यह प्रभाव इंडक्शन या प्रेरण कहलाता है। इसका मतलब किसी कॉइल में अगर एसी सप्लाई देते हैं तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है और उसकी वजह से उसमें एक विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है, जिसको प्रेरण कहते हैं। इस चित्र में देखिए, एक तार को हमने कॉइल के फॉर्म में मोड़ के रखा हुआ है, गोल बनाया हुआ है। यह एक इंडक्टेंस का या इंडक्टर की तरह से कार्य कर रहा है। किसी कॉइल का वह गुण जो उसमें बहने वाली धारा में परिवर्तन का विरोध करता है, इंडक्टेंस या प्रेरकत्व कहलाता है। तो जब भी किसी कॉइल के अंदर करंट जाएगी तो उसमें जो धारा में परिवर्तन होगा उसका विरोध जो करेगा उस गुण को हम इंडक्टेंस कहते हैं। जब किसी कुंडली में डीसी प्रवाहित की जाएगी तो उसमें किसी प्रकार का इंडक्शन प्रभाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके अंदर करंट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसकी वजह से कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है। इस वजह से कॉइल्स को जो है हम डीसी सर्किट में प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ एसी सर्किट में ही इनका प्रयोग होता है। इंडक्टेंस का प्रतीक चिन्ह L है। इंडक्टेंस का जो सिंबल है वो L है और इसकी जो इकाई है हेनरी H से दर्शाया जाता है। एक हेनरी, अब आपको बताया जाएगा एक हेनरी का क्या मान है। यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर पर विद्युत धारा में परिवर्तन से 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल पैदा होता है तो उस कुंडली का इंडक्टेंस 1 हेनरी होता है। हेनरी का छोटा मात्रक मिली हेनरी होता है, जिसका मान है 1 मिली हेनरी बराबर 10⁻³ हेनरीज। फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब आपको बताया जाएगा कि ये क्या नियम है। फैराडे का पहला नियम बताता है जब कोई चालक फ्लक्स को काटता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो पहला नियम ये कहता है जब कभी भी चालक फ्लक्स को काटेगा तो उसके अंदर एक ईएमएफ पैदा होगा। फैराडे का दूसरा नियम बताता है इस तरह से उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। दूसरा नियम बताता है कि फ्लक्स परिवर्तन की दर जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। दोनों को मिलाने पर सूत्र बना E = -n dφ/dt, जहाँ n चालकों की संख्या को दर्शाता है। अब नेक्स्ट है स्वतः प्रेरण, सेल्फ इंडक्टेंस। किसी कॉइल में
एसी प्रभावित करने पर उसके द्वारा विद्युत धारा मान में हो रहे परिवर्तनों का विरोध करने का गुण उसका सेल्फ इंडक्टेंस या स्व प्रेरकत्व कहलाता है। सेल्फ इंडक्टेंस के कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है जो आरोपित विद्युत वाहक बल के विपरीत दिशा में कार्यरत रहता है और इसलिए यह विरोधी विद्युत वाहक बल या बैक ईएमएफ कहलाता है। इसका सूत्र है E = -L di/dt, जहाँ di/dt करंट में परिवर्तन की दर है, तो विद्युत वाहक बल करंट परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। लेकिन यह उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है, इसीलिए इस वोल्टेज को विरोधी विद्युत वाहक बल कहते हैं। I विद्युत धारा का मान है और L सेल्फ इंडक्टेंस हेनरीज में है। यहाँ पर जो नेगेटिव चिन्ह है, सूत्र में जो नेगेटिव चिन्ह है वह यह दर्शाता है कि विरोधी विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव आरोपित विद्युत वाहक बल की दिशा के विपरीत होता है। अब आपको बताएंगे प्रेरक इंडक्टर क्या होता है। परिपथ में प्रेरकत्व उपलब्ध कराने के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रेरक या इंडक्टर कहते हैं। प्रेरक सामान्यतः तार की कुंडली होती है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि एक मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर एक तार को हमने लपेट दिया है जो कि कॉइल के फॉर्म में है। तो ये जो है एक इंडक्टर का काम करता है, प्रेरक का काम करता है। इसी तरह से इन चित्रों में देखिए ये अलग अलग तरह के प्रेरक हैं जिसमें अलग अलग टर्न्स हैं, किसी में टर्न्स ज़्यादा हैं और किसी में टर्न्स कम हैं। तो उस हिसाब से इनका इंडक्टेंस अलग अलग होगा। वैसे तो प्रत्येक प्रत्यावर्ती विद्युत धारावाही चालक में इंडक्टेंस विद्यमान होता है, परंतु जब चालक तार को कुंडली के रूप में लपेटकर एक नियत मान का इंडक्टेंस प्रस्तुत करने के लिए यह पुर्जे का रूप प्रदान कर दिया जाता है तो वह इंडक्टर या चोक कहलाता है। जैसे देखिए चित्र में ये एक चोक कॉइल है जो कि आप अक्सर देखते हैं घरों में ट्यूबलाइट के साथ जो चोक यूज करते हैं, वो भी एक इंडक्टर है। तो ये चोक कॉइल है। इस चित्र में देखिए इसमें भी एक चोक कॉइल बनी हुई है जिसमें कई तरह के नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए होंगे और ये दो तार बाहर निकल रहे हैं जो कि सर्किट में लग जाएंगे। अब बताया जाएगा कि चोक के प्रकार, प्रेरक के प्रकार या टाइप्स ऑफ चोक किस किस तरह की चोक्स होती हैं। पहला, वायु क्रोड युक्त एयर कोर। इस प्रकार की चोक में कोई कोर प्रयोग नहीं की जाती और वह केवल एक कुंडली के रूप में होती है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में किया जाता है। इसकी शेप देखिए, इस चित्र में जो आपको कॉइल दिखाई गई है ये एयर कोर है, इसके अंदर कोई कोर नहीं है, सिर्फ हवा ही है। जैसे कि इसके अंदर इस चित्र में जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इस सर्किट में कॉइल यूज किया गया है जो कि एयर कोर है, इसके अंदर कोई मटेरियल नहीं है। इसी तरह से ये देखिए ये भी एयर कोर है।
इसमें देखिए ये भी एयर कोर है जिसमें हवा में कॉइल को लपेटा गया है। देखिए ये भी एयर कोर है और एयर के अंदर ही ये कॉइल्स को लपेटा जा रहा है। इसके अंदर भी ये एयर कोर है। दूसरा, फेराइट कोर युक्त। इस प्रकार की चोक में लोह या कार्बन चूर्ण से निर्मित कोर, जो कि फेराइट कोर कहलाती है, प्रयोग की जाती है। यह कोर के द्वारा चोक के इंडक्टेंस का मान को कुछ सीमा तक परिवर्तित किया जा सकता है। इसका उपयोग रेडियो रिसीवर तथा ट्रांसमीटर्स में किया जाता है। अब देखिए इस चित्र में ये जो चित्र दिखाया गया है, इसके अंदर एक कॉइल है और इसके अंदर ये फेराइट का कोर है। इसी तरह से इस चित्र में भी ये जो कोर है जिसके ऊपर लपेटा गया है, ये फेराइट का है। इसमें देखिए ये फेराइट कोर के ऊपर कॉइल लपेटी गई है। इन चित्रों में भी यही है, ये फेराइट के कोर हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में दिए गए हैं। इसमें भी देखिए ये जो कोर हैं वो आपके फेराइट के कोर हैं। तीसरा, लोह क्रोड युक्त। इस प्रकार की चोक में नर्म लोह क्रोड प्रयोग की जाती है, जिसके प्रयोग से चोक का इंडक्टेंस मान बढ़ जाता है। इसका उपयोग फ्लोरेसेंट ट्यूब तथा सोडियम लैंप के परिपथों में इम्पीडेंस को बढ़ाकर उच्च वोल्टता पैदा करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त लोह क्रोड युक्त चोक का प्रयोग फिल्टर परिपथ में भी किया जाता है। अब देखिए इसके अंदर ये जो कोर बना हुआ है, ये बीच में आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट है वो लोहे का है, आयरन का है, और इसके ऊपर वाइंडिंग की गई है। तो ये जो है लोह युक्त है। इसी तरह से इसके अंदर भी जो वाइंडिंग की गई है, ये ट्रांसफार्मर टाइप के कॉइल्स हैं। तो ये सारी जो वाइंडिंग है वो लोहे के ऊपर की गई है। इसके अंदर भी देखिए ये भी जो है वो लोहे का है, ये भी जो है आयरन का है जिसके ऊपर वाइंडिंग की गई है। इस चित्र में भी देखिए ये ट्रांसफार्मर है जिसमें कॉइल्स हैं और ये सब लोहे के ऊपर की गई हैं। इस चित्र में भी है और इस चित्र में भी जो कॉइल दिखाई गई है वो इग्निशन कॉइल है जिसमें हाई वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। अब बताएंगे प्रेरक में एकत्रित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टेंस। जिस प्रकार कैपेसिटेंस के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, उसी प्रकार इंडक्टेंस में भी एनर्जी स्टोर होती है। प्रेरक में प्रभावित हो रही विद्युत धारा के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें एक ऊर्जा एकत्रित हो जाती है जिसका मान स्व प्रेरकत सेल्फ इंडक्टेंस L तथा प्रवाहित हो रही विद्युत धारा I करंट पर निर्भर करता है, जिसका सूत्र नीचे बताया गया है। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टेंस, प्रेरक में एकत्रित ऊर्जा का सूत्र है एनर्जी बराबर हाफ Li², जहां L सेल्फ इंडक्टेंस है और I उसमें प्रवाहित होने वाली धारा। सारांश, इस प्रकार आज आपने इस कक्षा में जो टॉपिक्स पढ़े उनमें पहला स्थायी विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा, कूलम के स्थिर विद्युत नियमों को जाना, संधारित्र की धारिता, उसमें एकत्रित होने वाली ऊर्जा के विषय में जानकारी ली, संधारित्र के उपयोगों के बारे में जानकारी ली, प्रेरकत्व और उसकी इकाई को समझा, प्रेरकत्व
और उसकी इकाई को समझा, फेरेड के विद्युत चुंबकीय नियम को समझा, प्रेरक के प्रकार और उसमें एकत्रित ऊर्जा की जानकारी ली। अब आपको बताया जाएगा कि आपको क्लास में क्या काम करना है, क्लास असाइनमेंट। तो इसमें पहला है प्रयोगशाला में उपयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों और मोटरों को देखो और उसमें प्रयोग में आने वाले कॉइल्स तथा संधारित्र के बारे में जानकारी लो। ये तो पहला असाइनमेंट है। दूसरा, कार्यशाला में प्रत्यावर्ती विद्युत चुंबकीय परिपथ में संधारित्र तथा प्रेरक का प्रयोग करना सीखो कि किस प्रकार इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का प्रयोग हम सर्किट के अंदर करते हैं। अब आपको बताया जाएगा कि प्रैक्टिकल में आपको क्या काम करना है। तो आज आपको प्रैक्टिकल नंबर 4 करना है, जिसका उद्देश्य है विभिन्न इलेक्ट्रिकल लैंप जो कि लोड्स हैं की करंट नापना। तो अलग अलग तरह के बल्ब्स हैं, उनमें जो करंट बहेगी उसका मान आपको ज्ञात करना होगा। इसके लिए जो आवश्यक उपकरण है उसमें सीरीज टेस्टिंग बोर्ड, एमीटर, मूविंग आयरन टाइप का जो कि 0 से 1 एम्पियर का है, पीवीसी की केबल चाहिए और आपको लैंप्स चाहिए 40 वाट का, 60 वाट का और 100 वाट का जो कि 220 वोल्ट पर काम करें। प्रोसीजर आपको बताया जाएगा किस तरह से आपको काम करना है। तो सबसे पहले आपको पेपर पर कनेक्शन डायग्राम बनाने हैं और उसे चेक कराना है और चित्र के अनुसार फिर आपको कनेक्शन करने हैं और उसे दोबारा से चेक कराना है। स्विच को ऑन करें और लैंपों की रीडिंग ऑब्जर्वेशन टेबल जो प्रेरक तालिका है उसके अनुसार लें और प्रेरक तालिका में सभी रीडिंग नोट करें। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं सर्किट डायग्राम, जिस सर्किट डायग्राम के हिसाब से आपको कनेक्शन करने हैं। तो इसमें सर्किट डायग्राम देखिए, एक 40 वाट का बल्ब है, इसके सीरीज में एक स्विच है। 60 वाट का बल्ब है दूसरा, उसके सीरीज में एक स्विच है। तीसरा 100 वाट का बल्ब है, उसके सीरीज में एक स्विच है और उन सब के सीरीज में एक एमीटर लगा हुआ है जिसकी रीडिंग लेनी है और एक ये डीपीएसटी स्विच लगा हुआ है। उसके बाद इस स्विच को बंद करते हुए हमें रीडिंग लेनी है। अब हम आपको सर्किट डायग्राम दिखाते हैं किस तरह से कनेक्शन एक्चुअली किए हुए हैं। देखिए इसके अंदर इस चित्र में जब देख रहे हैं इसमें ये 3 बल्ब्स हैं और ये 3 बल्ब्स के साथ एक स्विचेस, तीनों स्विचेस लगे हुए हैं और एक एमीटर लगा हुआ है और इस टाइम सर्किट ओपन है। ओपन कंडीशन में भी देखिए एमीटर के अंदर कुछ रीडिंग आ रही है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ 0 एरर्स हैं। तो सबसे पहले इस 0 एरर को आपको सेट करना होगा, ठीक करना होगा। ठीक है, अब अगला चित्र देखिए। इस चित्र के अंदर हमने सर्किट को क्लोज कर दिया, डीपीएसटी स्विच को बंद कर दिया और अभी सारे स्विचेस ओपन हैं, इस वजह से कोई करंट नहीं फ्लो हो रही। अब सबसे पहले हमने स्विच L1 को बंद किया तो 40 वाट का बल्ब जलेगा और एमीटर के अंदर उसकी रीडिंग आएगी। तो देखिए 40 वाट का बल्ब जल रहा है और एमीटर के अंदर रीडिंग आ गई है। अब हमने इसको ओपन कर दिया और अगला स्विच बंद किया जो कि L2 है, तो अब 60 वाट का बल्ब जलेगा। तो देखेंगे जब 60 वाट का बल्ब जला तो रीडिंग पहले से ज़्यादा है एमीटर के अंदर, क्योंकि 60 वाट के बल्ब में करंट कैपेसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा करंट लेता है। ठीक है, इसके बाद इसको ओपन किया और अब हमने तीसरा बल्ब जो कि 100 वाट का है उसको ऑन किया। तो जब 100 वाट के बल्ब को ऑन किया तो रीडिंग देखिए पहले से और ज़्यादा हो गई। अब हमें क्या करना है, हम नेक्स्ट सर्किट देखिए, इसके अंदर अब हमें 2 स्विचेस को बंद करना है, L1 और L2। तो 40 वाट और 60 वाट मिला के 100 वाट के बराबर लोड हो गया। तो जितनी रीडिंग 100 वाट में आई थी उतनी ही रीडिंग हमें इस बार भी आनी चाहिए।
तो देखिए 2 बल्ब जल रहे हैं और करीब करीब रीडिंग उतनी ही आ रही है मीटर के अंदर जितने की 100 वाट के बल्ब के साथ आई थी। अब हमें क्या करना है, अब हमें उसके बाद अगला कनेक्शन करना है जिसके अंदर L1 ओपन रखना है और L2 और L3 को क्लोज करना है। तो ये 60 और 100 160 वाट का लोड हो गया। तो 160 वाट के लोड के ऊपर देखिए रोशनी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और रीडिंग भी बढ़ गई है। अब इसके बाद हमें अगला कनेक्शन करना है जिसके अंदर तीनों स्विचेस बंद हैं, L1 भी बंद है, L2 भी बंद है और L3 बंद है। तो अब लोड जो है वो 100, 60 और 40 200 वाट का लोड हो गया और 200 वाट का जो लोड हुआ तो करंट देखिए सबसे ज़्यादा हो गई और करंट की वैल्यू यहाँ पर इस मीटर में दिखाई दे रही है। तो इस तरह से इन मीटर्स की रीडिंग लेनी है और इन सारी जो रीडिंग्स आएंगी इन रीडिंग्स को आपको जो ऑब्जर्वेशन टेबल है, ये जो टेबल देख रहे हैं आप, इस टेबल के अंदर रीडिंग्स भरनी है। तो पहले तो हमने कैलकुलेटेड वैल्यू रखी है। कैलकुलेटेड वैल्यू मतलब हमने मान लिया कि 60 वाट का बल्ब है और 250 वोल्ट पे चल रहा है तो कितनी करंट वो लेगा वो करंट हमने यहाँ लगा रखी है। तो पहले L1 की, L2 की, L3 की प्लस L1 और L2 की क्या रीडिंग है और L2 L3 की रीडिंग और L1 L2 L3 तीनों की होगी तो क्या रीडिंग आएगी। तो ये तो हमने कैलकुलेट किया हुआ है कॉलम में जो रीडिंग्स हैं। अब जो ऑब्जर्वेशन की रीडिंग्स हैं वो आपको इस वाले कॉलम के अंदर, जो तीसरा कॉलम है उसके अंदर भरना होगा। ठीक है, इस तरह से निष्कर्ष निकला। आप देखेंगे निष्कर्ष कि लाइन का कुल करंट पैरेलल में लगे लैंपों की करंट के योग के बराबर होगा। तो इस तरह से आप ये चीज़ कंक्लूजन कर सकते हैं कि क्या रिजल्ट रहा उसमें। एप्लीकेशन, इनका उपयोग अलग अलग लैंपों की करंट मापने में तथा यह सिद्ध करने के लिए किया जाता है कि अलग अलग लैंपों की करंट का योग एक ही समय में लगे उन लैंपों की करंट के बराबर होता है। तो ये चीज़ भी आप देख सकते हैं कि जब रीडिंग आप लेंगे तो L1 की रीडिंग, L2 की रीडिंग, L3 की रीडिंग लिए और L1 और L2 की रीडिंग उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि अलग अलग L1 L2 की रीडिंग है उसके योग के बराबर। ठीक है, अब आपको लैब में जाकर ये एक्सपेरिमेंट करना है और पहले आपको सर्किट डायग्राम बनाना होगा, सर्किट डायग्राम चेक कराना होगा, उसके बाद कनेक्शन डायग्राम करने होंगे। सारे प्रिकॉशंस आपको लेते हुए ये एक्सपेरिमेंट करना है और जो भी रिजल्ट्स आए उन रिजल्ट्स को आपको ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर भरना है और अपनी लैब की कॉपी के अंदर ये सारे डेटास और सारा प्रैक्टिकल नोट करके आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं उनसे चेक कराना है। धन्यवाद।